हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्ज़ाम में ये जितने भी इसके एप्लीकेशन हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डेफिनेटली। इसमें जो हमने 4 या 5 जो भी इसमें पढ़ेंगे उसको एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। एक बार नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा पढ़िए, दोबारा समझने की कोशिश करिए, बट आपके ये समझ में आना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस लॉ, उन सबको आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है, तभी ये आप उसका एप्लीकेशन को समझ पाएंगे अच्छे से। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। मीन्स एक इनफाइनाइटली लॉन्ग है जिसकी लेंथ उसके आपके अदर डायमेंशन कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग बोल देंगे। और यूनिफॉर्मली चार्ज है मीन्स उसके थ्रू आउट द लेंथ उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है। अब उसकी वजह से उसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसको यहाँ पे बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट अस डिस्कस। एक यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक वायर ले लिया, लॉन्ग वायर ले लिया। ये इस तरह का हमने इसको डायमीटर में थोड़ा दिखाया है जिससे दिखे। तो इसमें चार्जेस प्लस प्लस लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जेस लिखे प्लस प्लस हैं। तो अब चार्जेस को हम यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ये माना हुआ कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर थ्रू आउट द लेंथ। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट भी ले लिया है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चाहिए, हमें एरिया वेक्टर चाहिए, तब हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है तो यहाँ पे कि एक आप पॉइंट चार्ज रखो, यहाँ पे पॉइंट पी पे एक पॉइंट चार्ज रखो, मीन्स प्लस क्यू नॉट रख दिया। तब ये जो वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर रिपल्सन लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये E1, ये E1 यहाँ पे हमने दिखा दिया कि अवे होगी, चार्ज से बाहर की तरफ होगी, मीन्स लेफ्ट टू राइट होगी यहाँ पे डायरेक्शन। अब हमें गॉस लॉ यूज करने के लिए बच्चों हमें ये ज़रूरी ये इंश्योर करना होता है कि हमारी जो चार्जेस हैं वो क्लोज सरफेस में होना चाहिए, और जो पॉइंट है वो भी गॉसियन सरफेस पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक हमें गॉसियन सरफेस बनानी है, तो गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड होनी चाहिए, मीन्स वो क्लोज, ऐसा नहीं कि ओपन होनी चाहिए। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए, उसके ऊपर या उसके अंदर होना चाहिए, तब हम बता सकते हैं, तब हम गॉसियन सरफेस। और थर्ड पॉइंट इसमें होता है बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गॉसियन सरफेस में। थर्ड पॉइंट गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने से पहले उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस आप देख सकते हो, अगर हमने सिलेंड्रिकल ये सरफेस बनाया है तो ये इस लेंथ के अबाउट, वायर के अबाउट इसमें सिमेट्री है। तो ये थर्ड पॉइंट है, प्रॉपर्टी है, दैट इज़ जब भी हम गॉसियन सरफेस चूज करेंगे तो उसमें इम्पोर्टेंट ये तीनों पॉइंट हमें इम्पोर्टेंट समझना है कि एक तो सरफेस के होना चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए, ये जैसा कि ये क्लोज बना रहा है, ये क्लोज सरफेस हो गया, सिलेंडर एक क्लोज सरफेस हो गया। ओके, और थर्ड है कि इसमें सिमेट्री होनी चाहिए। तो इसकी सिमेट्री मीन्स मिरर इमेज। अगर सिलेंडर को बीच से हम काट दें, या वायर जहाँ बीच में वायर जा रहा है उसके एक्सिस के अबाउट वायर जा रहा है, उसके दोनों साइड मिरर इमेज बना रहा है, तो इसको हम सिमेट्री बोलते हैं। जैसा कि आप मैं इसमें सिमेट्री पढ़ते हो कि मिरर इमेज होता है जो, सिमेट्री मीन्स दोनों साइड एक जैसा हो, शेप और साइज दोनों एक जैसा हो, तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है बच्चों यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ हमने समझ ली यहाँ पे। और इसमें दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे बच्चों ये समझना है कि ये पॉइंट हमने गॉसियन सरफेस, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है,
क्लोज सरफेस ले लिया, बना लिया है सिलेंड्रिकल डॉटेड लाइन से जो इसमें हमने ड्रॉ किया है, ये गॉसियन सरफेस है बच्चों। अब गॉसियन सरफेस में हमें सरफेस डिफाइन करनी, कितनी सरफेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, एक सरफेस है ये, एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है बॉटम, एंड ये बॉटम मीन्स सिलेंडर का बॉटम एंड टॉप जो सेक्शन है दोनों ले लिया। मीन्स दोनों कैसा शेप है, सर्कुलर, ये सर्कुलर। तो इनको नाम दे दिया है यहाँ पे S2 सरफेस S2 और S3। अब थर्ड सरफेस जो कि अगर फर्स्ट सरफेस इसकी, ये तो हमने सेकेंड और थर्ड मान लिया है, फर्स्ट सरफेस की कर्व्ड सरफेस है। इसके चारों तरफ से फ्लक्स निकलेगा, टॉप से भी निकलेगा फ्लक्स, बॉटम से भी निकलेगा। मीन्स ये तीनों सरफेस से फ्लक्स निकलेगी। ये चीज़ हमें यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ से निकलेगी, कहाँ से नहीं निकलेगी। तो हम उसको तो बाद में देखते हैं, बट तीनों जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और एरिया वेक्टर निकालेंगे। इस जो सर्कुलर एरिया है इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल, मीन्स नॉर्मल वेक्टर इसका ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E3 होगी सरफेस 3 पे, इसका नॉर्मल वेक्टर नीचे की तरफ होगा, एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे तीन एरिया हो रहे हैं, तीनों मिलके एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं, तीनों एरिया वेक्टर मिलके एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं। तो अब हम गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हमने मानी है, लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी बेसिटी की हमने इसके पहले पढ़ा था, इट इज़ Q अपॉन लेंथ। मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों यहाँ पे ये चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन यूनिट लेंथ। मान लिया अगर 10 मीटर में 100 कूलम चार्ज है, तो 100/10 क्या हो जाएगा, 10। तो 10 उसकी 10 कूलम पर मीटर, तो उसकी क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी। मीन्स पर यूनिट लेंथ जितना भी चार्ज होता है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तीनों सरफेस के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने लिखा है फर्स्ट सरफेस के लिए, यहाँ पे एरिया गॉस थ्योरम लगाया। मीन्स एरिया के लिए E1 वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, मीन्स फर्स्ट एरिया, दोनों को डॉट वेक्टर किया। यहाँ पे हमने सरफेस इंटीग्रल S1 लिखा है। यहाँ पे सिमिलरली S2 लिया गया सेकंड सरफेस के लिए, E2 डॉट DS2, एंड थर्ड सरफेस के लिए E3 वेक्टर डॉट DS3 का डॉट प्रोडक्ट लिया। अब ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे गॉस थ्योरम के अपॉन अकॉर्डिंगली QEn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे QEn हम कैसे निकालेंगे बच्चों, चार्ज कितना इनक्लोज, क्योंकि लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी, Q इनक्लोज अपॉन L। तो लेमडा QEn की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, QEn मीन चार्ज इनक्लोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन्स इतने L लेंथ का हमने सिलेंडर, यहाँ पे L लेंथ का वायर को कंसीडर किया है, इनक्लोज किया है। तो L लेंथ में कितना बच्चों वायर कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, लेमडा इंटू L। तो यहाँ पे लेमडा इंटू L क्या हो गया, चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इतना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे बाकी एक चीज़ और समझना है, E1 वेक्टर और DS1 वेक्टर ये तो रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, यहाँ पे 0 है। तो E cos 0 1 होता है। अब E2 एंड DS2 के बीच में E2 DS2 cos 90 0 होता है। मीन्स सेकेंड सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, मीन्स 0 फ्लक्स हो जाएगा। और सिमिलरली थर्ड फेस, यहाँ पे देखो E वेक्टर इधर है, सिमिलरली एरिया वेक्टर नीचे है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री हो जाता है, एंड cos 90 क्या होता है, 0। तो थर्ड टर्म भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। या आप देख सकते हो, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। तो अब गॉस थ्योरम में हमारे पास थ्री टर्म थे, अब एक ही बचा, सरफेस इंटीग्रल EDS cos 0 1 लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल रख देंगे। सरफेस इंटीग्रल मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πr/L होता है। तो L कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से, जो कि लॉन्ग है, मीन्स इन्फाइनेटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है,
तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे ये आ जाती है। यहाँ पे एक आपको ये समझना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितने हम दूर जाते जाएंगे वायर से दोनों तरफ का, इतनी दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे आर यूनिट कैप से, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपने देखा फर्स्ट एप्लीकेशन। अब ओके, नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके दोनों तरफ एक पर्टिकुलर एक डेफिनिट डिस्टेंस पे, तो वो चीज़ हमें समझना है सेकेंड एप्लीकेशन में। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमने इस तरह का शेप का एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर शीट लिया है जिसमें प्लस पॉजिटिव चार्जेस हमने यहाँ पे दिखाया हुआ, आप देख सकते हो ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ। अब यहाँ पे फिगर आपको समझ लेना है, फिगर पे हमने ये पॉइंट लिया है, यहाँ पे पी पॉइंट लिया है, ये पी हमने दिखाया हुआ जो कि शीट से आर डिस्टेंस पे है। ओके, तो अब हमने इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस चूज करनी है बच्चों। तो गॉसियन सरफेस चूज करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो वही तीनों प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट की गॉसियन सरफेस हमेशा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, मीन्स जहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज कर रहा है उसके अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए। सेकेंड की पॉइंट को इनक्लोज करना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, उस पॉइंट को इनक्लोज होनी चाहिए। थर्ड क्या है कि क्लोज सरफेस बनाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कोई और आप दूसरा भी कोई अगर आपके दिमाग में आता है कि हम सिलेंडर ही क्यों लेते हैं, तो आपको क्यूब बना सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं, आप बना के देखना उन दोनों में और इसमें डिफरेंस देखना तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक सिलेंडर इस लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिलेंड्रिकल सेक्शन ड्रॉ किया है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। तो बट यहाँ से अभी हमें देख रहे हैं कि इतना ड्रॉ किया तो एक सिमेट्री नहीं आई, तो उसके उतनी ही दूर पे एक दूसरा पॉइंट लेंगे, पी डैश सपोज लिया, तो उतनी ही दूर पे हमने दूसरा पॉइंट लिया, फिर बनाया, तो अब देखा कि एक सिलेंडर सरफेस बनाया, तब देखा कि इसमें सिमेट्री हमें दिख गई। अब अगेन यहाँ पे हमने सिलेंडर गॉसियन सरफेस लिया, तो इसमें फिर 3 सरफेसेस मिली हैं, S1, S2 एंड S3। S3 हमने सरफेस वाला लिया है, E1 S1 एंड S2 इसका सर्कुलर सेक्शन लिया है सिलेंडर का, मींस टॉप एंड बॉटम बेस जो होता है सिलेंडर का वो लिया है। तो ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे सिलेंडर के या बेस पे राइट वाले पे इधर होगी, इस पे इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, S2 एरिया पे इधर होगी, एरिया वेक्टर भी इसका इधर ही होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अब यहाँ पे देखो उसके जो कर्ड सरफेस है सिलेंडर की, जो कर्ड सरफेस है जो कि फ्लैट नहीं है, उस पर S3 सरफेस उसको नाम दिया है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री होगा। अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों अगर 90 डिग्री पे होते हैं बच्चों, तो उसके अबाउट कभी भी फ्लक्स आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वो जीरो होती है, दैट इज़ अंडरस्टूड कि हमेशा वो जीरो होगी। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। बस हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो अब हमें कुछ यहाँ पे करना नहीं है, बस हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, सीधा सीधा हम यहाँ पे गॉस थ्योरम लगा दें, हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक कंसिडरेशन लिया है, एक हमने एजम्पशन लिया, सिग्मा क्या माना है यहाँ पे एज्यूम किया हो, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इस शीट का एरिया क्या है, अगर एरिया मान लिया पूरा एरिया ए है, और इसकी क्यू इनक्लोज इस बॉडी में कितना इनक्लोज हो रहा, मीन्स जो गॉसियन सरफेस है वहाँ पे कितना इनक्लोज हो रहा, वो चीज़ हम यहाँ पे क्यू इनक्लोज निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन्स 2D प्लेन के लिए डिफाइन करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। अब मान लिया सिलेंडर का जो एरिया है, सरफेस सिलेंडर के जो एरिया हम ए ले रहे हैं, जितना वो इनक्लोज कर रहा है शीट का
शीट के चार्जेस को, उसका ए है, तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इनक्लोज आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। अब बाय द गॉस थ्योरम तीनों सरफेस के लिए हम गॉस थ्योरम निकालेंगे, गॉस थ्योरम लगा देंगे तो फटाफट आ जाएगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो गॉस थ्योरम लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये गॉस थ्योरम लगाया हमने, तो फर्स्ट सरफेस के लिए वही लिखा, ये सेकंड सरफेस के लिए एक्सप्रेशन लिखा, ये थर्ड सरफेस के लिखा, इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गॉस थ्योरम। यहाँ पे हमने सिंपली लगाया है और कुछ नहीं किया है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो आप थर्ड टर्म इसमें जो है ये जीरो क्यों हो रहा है। थर्ड टर्म में आपने देखा है एरिया वेक्टर दैट इज एन कैप एंड ई वेक्टर दोनों क्या थे, 90 डिग्री पे थे, cos 90 जीरो, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों फ्लक्स बचेंगे, ये दोनों टर्म बचेंगे। अब इसकी ई क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ds क्या है, एरिया। एरिया मान लिया उसका जो बेस का है, सिलेंडर का बेस का एरिया सर्कुलर है, फ्लैट सरफेस है, सर्कुलर है, ये मान लिया एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे ई ए, सेकेंड भी ई ए हो जाएगा, तो दैट इज सिग्मा, थर्ड वाला टर्म जीरो, तो ये आपको मिलेगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ये टू यहाँ पे ये हो जाएगा 2e इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो e इक्वल टू आ जाएगा आपका दिस मच। ये आपने यहाँ पे देख सकते हो, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, उससे r डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है बच्चों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें केवल दो ही टर्म है, एक सिग्मा जो कि चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेकंड थिंग एप्सिलॉन नॉट, ये दो टर्म ही है इस एक्सप्रेशन पे। तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, आर डिस्टेंस जो हमने कंसीडर किया उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, उसके इंडिपेंडेंट है। मीन्स सिग्मा चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है जो कि ये कांस्टेंट होगा एक शीट के लिए, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होती है। तो ये किसी भी पॉइंट एक चार्ज शीट के कितनी भी दूर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया ये चार्ज शीट है, इससे इस साइड या इस साइड कितने भी डिस्टेंस देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी, हमें कांस्टेंट मिलेगी बच्चों। तो ये फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका भी और कुछ एप्लीकेशन है, इसी एक शीट की जगह दो शीट हम रख देते हैं या तीन शीट रख देते हैं, तब हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। तो यही एक्सप्रेशन किसी एक शीट के लिए उसके आसपास हमें लिखना होगा, तो हम लिखेंगे उसके आसपास ये चार्ज डेंसिटी होगी बच्चों। तो ये फॉर्मूला आ जाता है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने दिखाया है वेक्टर फॉर्म में, इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये लिख। हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोग ने एप्लीकेशन में देखा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी एक प्लेन शीट के लिए इनफाइनाइटली जो लॉन्ग की ये आ रही थी इसको वेक्टर फॉर्म में। नाउ इसका सेकंड इसी का आप बोल सकते हो प्लेन शीट का ही केस है, अगर उसमें हम दो शीट ले लें पैरेलल रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज पैरेलल शीट, मीन्स यहाँ पे पैरेलल शीट दो शीट ले लें, तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, वो चीज़ हमें देखना है। ये भी एग्ज़ाम में इसका बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो आपको दो पैरेलल शीट यहाँ पर हमने कंसीडर कर रखी है, ये एक आप देख सकते हैं ये शीट, दूसरी ये, दोनों की चार्ज डेंसिटी हमने एक की सिग्मा 1 लिया है, इस शीट की फर्स्ट शीट की सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2, मीन्स ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब इन दोनों शीट की वजह से इनके बीच में, इनके दोनों साइड मीन्स फर्स्ट शीट के लेफ्ट में और सेकेंड सीट के राइट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है इस एप्लीकेशन में गॉस लॉ पे। तो अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स कंसीडर कर रखा है बच्चों, ए बी सी, तीन पॉइंट्स लिया है, तीनों जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ओके, दोनों शीट की वजह से। तो अब यहाँ पे फर्स्ट शीट पे हम देखेंगे बच्चों, पॉइंट ए में फर्स्ट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E1 आ रहा है। E1 कैसे निकालेंगे बच्चों, फर्स्ट शीट पे पॉइंट ए पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, क्यों,
पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेगा, इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 हो जाएगी। E1 हमने दिखाया बच्चों, तो यहाँ पे हमें E1 की डायरेक्शन फर्स्ट शीट की वजह से क्लियर हो गई। पॉइंट ए पे फर्स्ट रीजन में, इसको हमने फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड, ये थर्ड रीजन बोल रखा है। तो फर्स्ट रीजन में पॉइंट ए पे जो फर्स्ट शीट मीन, तो फर्स्ट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी अवे फ्रॉम द शीट, शीट से दूर की तरफ जाती हुई दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी अभी हमें इंटेंसिटी निकालेंगे, नेट फील्ड निकालेंगे पॉइंट ए पे, मींस लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट शीट के लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, नाउ इसी पे पॉइंट ए पे ही सेकेंड शीट भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगी, वो क्या होगी, E2 कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, E2 इधर होगी क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस सीट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी ऐसे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगी तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 मिल जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना है कि E1 एंड E2 की डायरेक्शन एक ही है, मीन्स अवे फ्रॉम द शीट। तो यहाँ पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ई नेट मीन्स ई फर्स्ट रीजन में कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 आप बता सकते हो कि सिग्मा अपॉन टू, E1 क्या हो गया, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा E1। सिमिलरली E2 क्या हो जाएगी बच्चों, इसके पहले वाले एप्लीकेशन या वीडियो में हमने देखा कि प्लेन शीट की वजह से उसके दोनों तरफ शीट के ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 क्या हो जाएगी, सिग्मा 2, बस चार्ज डिस्टेंस सेम, चार्ज डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे E1 E2 मिल गया। अब थर्ड रीजन में आ जाओ, थर्ड रीजन में पहले देख लेते हैं। थर्ड रीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 हो जाएगी, उसी तरीके से सेकेंड शीट की वजह से E2 हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फर्स्ट रीजन ए पे जैसे कैलकुलेट किया था, ए पे जैसे कैलकुलेट किया तो वैसे सी पे दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वही आएगी, E1 प्लस E2, बट डायरेक्शन इसकी यहाँ पे इधर होगी, इसकी इधर होगी। इस सीट मीन्स ये सीट फर्स्ट सीट के लेफ्ट में इधर होगी, इधर सेकेंड सीट के राइट में होगी। थर्ड रीजन में बच्चों ये आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड तो क्लियर हो गया। नाउ बीच में देखते हैं पॉइंट बी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। पॉइंट बी पे आप कोई टेस्ट चार्ज रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करने के लिए हम टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा, पॉजिटिव चार्ज जब क्यों रखा हो तो फर्स्ट शीट क्या करेगी, उस पर रिपल्सन लगाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, फर्स्ट की वजह से E1 और सेकेंड की वजह से क्या मिल जाएगी बच्चों, E2 मिल जाएगी, क्योंकि ये भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा शीट को। ये क्या करेगा, चार्ज को यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, E2 मीन्स E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, E1 की ये हो जाएगी। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे कितना हो जाएगा बच्चों, E1 माइनस E2, सॉरी E1 माइनस E, यहाँ पे आप देख सकते हो E1 माइनस E2। अब यहाँ पे सब वैल्यू रख के हम बता सकते हैं कि तीनों रीजन में कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों। ये डायरेक्शन तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे ये क्या होगा, लेफ्ट में होगा, यहाँ पे थर्ड रीजन में राइट में होगा, बीच में तो डिपेंड करेगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू पे। यहाँ पे हमने सिग्मा 1 को ग्रेटर ले रखा है, सिग्मा 1 को ग्रेटर ले रखा है तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी बीच में, मीन्स सेकेंड से फर्स्ट की, सॉरी ये सेकंड की फर्स्ट तरफ नहीं, क्योंकि E1 ग्रेटर होगा तो फर्स्ट से सेकंड की सीट की तरफ हो जाएगी, मीन्स फर्स्ट सीट से सेकंड सीट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी नेट फील्ड की बच्चों। तो यहाँ पे चलिए एक एक कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रीजन में E1, पहले E1 की वैल्यू हो जाएगी, इसके पहले वाले एप्लीकेशन से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं E1 की वैल्यू, डेरिवेट नहीं करनी है यहाँ पे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लेफ्ट टू द फर्स्ट शीट के लेफ्ट में, जैसे ई फर्स्ट रीजन यहाँ पे हमने दिखाया है, उसके पहले में हमने बताया था E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब E1 प्लस E2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे रखो, तो E1 प्लस E2 की वैल्यू रख जाएंगे, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी, राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे अगर ये माने सेकंड सीट पे -2 है, माइनस चार्ज है, मतलब फर्स्ट सीट पॉजिटिवली चार्ज है, सेकंड सीट निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बच्चों, फर्स्ट रीजन में 0 आ जाएगी। अब सिमिलरली थर्ड रीजन में भी इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। थर्ड रीजन में ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बच्चों। अगर यहाँ पे भी अगर मान स्पेशल केस ले लें
कि अगर एक पॉजिटिव है एक दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, मीन्स सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस है सेकंड सिग्मा 2 और दोनों सिग्मा के बराबर है। दोनों की मीन्स मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है बट नेचर अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में जीरो होगी। अदरवाइज इसकी अगर जीरो नहीं होगी, डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी, मीन्स अवे फ्रॉम द शीट होगी। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए दोनों शीटों के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें वही केस ले लें जो अभी इसके पहले हमने लिया था स्पेशल केस, सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा बच्चों इसके इक्वल टू, मान लिया सिग्मा है, चार्ज दोनों का सेम है, मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है बट चार्ज के नेचर अपोजिट है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों, बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो चार्ज डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उधर से, जिसकी कम होगी उसकी तरफ होगी। तो हमने सिग्मा 1 की ज़्यादा लिया था, सिग्मा 1 से मीन्स फर्स्ट सीट से सेकंड सीट की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने स्पेशल केस लिया है। फर्स्ट अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है, सिग्मा के बराबर है, तो तीनों रीजन में हमने यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट रीजन में सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्शन फर्स्ट में राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। सेकेंड में क्या हो जाएगी, सेकेंड मतलब बीच में जीरो हो जाएगी क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है तो जीरो हो जाएगी। थर्ड में क्या बच्चों हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट टू राइट, जैसे फर्स्ट में है वैसे उतनी मैग्नीट्यूड सेकेंड में होगी बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थर्ड में भी होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे बच्चों, अपोजिट हो जाएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन आपके तीनों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होगी। मीन्स फर्स्ट रीजन में ऑलवेज, फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में, मीन्स सीट के दोनों साइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सेम आएगी। चार्ज की आप कुछ भी ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लो दोनों शीट पे, चाहे निगेटिव ले लो, चाहे आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो। इंटेंसिटी तो अगर फर्स्ट में जीरो है तो थर्ड में भी जीरो होगी, बीच में हमेशा उसका उल्टा होगी। अगर फर्स्ट सेकंड में जीरो है तो बीच में मैग्नीट्यूड होगा, अगर बीच में जीरो है फर्स्ट सेकंड में मैग्नीट्यूड होगा। तो फर्स्ट एंड दोनों के आउटसाइड तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन हमेशा एक की लेफ्ट है तो दूसरे की राइट होगी, इस तरह से डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब बीच की जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी किस सीट की ज़्यादा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ से फील्ड स्टार्ट होगी, दूसरे की तरफ जाएगी जिसकी कम की, मीन्स हायर चार्ज डेंसिटी टू लोअर चार्ज डेंसिटी होगी फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये हो गया बच्चों एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, हमने थर्ड देखा। नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ एप्लीकेशन, that is electric field due to uniformly charged thin spherical cell, that is also important। बहुत बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर उठा के देख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे एक हॉलो या थिन स्फेरिकल सेल लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को बच्चों कैलकुलेट करना है हॉलो या थिन स्फेरिकल सेल कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ था। हमने आर रेडियस का एक हमने माना है हॉलो स्फेरिकल सेल है और इसके सेल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आप देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब अब इसमें हमें गॉस लॉ लगाने के लिए एक हमें क्या मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस मान लिया। अब क्योंकि आपका सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, स्फेरिकल दिखाया। अब अब एक पॉइंट पी लिया हुआ है जहाँ पर हमें, जो कि सेंटर से इसके आर डिस्टेंस पे लिया है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेंटर से। तो अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो आप इसके हमने यहाँ पे दिखाया, देखो यहाँ पे एक हमने एरिया लिया, एलिमेंटल एरिया आर डिस्टेंस पे, उसी गॉसियन सरफेस से एक एलिमेंटल एरिया ले लिया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी, ई इधर की डायरेक्शन में और एस एरिया वेक्टर भी उधर ही की डायरेक्शन में, दोनों को एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गया, हमने निकाल लिया। अब ये आर हमने यहाँ पे देखा लिखा है कि चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस या डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, जैसे केस वन मीन्स अगर हमें ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द आउट ऑफ द सेल, मीन्स सेल के बाहर, स्फेरिकल सेल के बाहर की साइड, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये कंडीशन क्या है, आर, और इसको बोल सकते हैं स्मॉल आर इज द ग्रेटर देन
कैपिटल आर मीन्स कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर के अगर ज़्यादा है जो हम पॉइंट ले रहे हैं, इट मीन्स ये बाहर साइड की बात कर रहे हैं, आउटसाइड। अब यहाँ पे गॉस लॉ लगा दें, गॉस लॉ का ये हमारा फॉर्मूला होता है, गॉस लॉ लगा दिया। उसके बाद अब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, मीन्स दोनों के बीच एंगल 0, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट cos 0 आ जाएगा, ई डी एस cos 0 ही इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई फील्ड इंटेंसिटी उसको बाहर लिया, वो कांस्टेंट होगी इस पॉइंट पे। अब डी एस, अब सरफेस यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस क्या आया इसका बच्चों, सरफेस एरिया आया यहाँ पे डी एस ये सरफेस इंटीग्रल है। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², ई इंटू 4πr², ये की इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ई हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4π, दैट इज अ कांस्टेंट Q अपॉन r²। तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। ये हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिस मच होगी बच्चों, यहाँ पे ये डेरिवेशन आ गया कि आउटसाइड ये होगी, सेल के बाहर मीन्स स्फीयरिकल सेल के बाहर साइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए सरफेस से कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे सरफेस पे आप बता सकते हो, कैपिटल स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख दें तो ये हमारा सरफेस पे आ जाएगा Q अपॉन 4πr²। 4πr² क्या होता है आपका सरफेस एरिया, तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया या चार्ज अपॉन एरिया क्या बोलेंगे सिग्मा, तो ये आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इक्वल टू ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये हमारे पास हो गया सरफेस पे। अब इसमें बच्चों हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द सेकेंड केस इज व्हाट हियर, सेकेंड केस में है बच्चों यहाँ पे केस 2, एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयरिकल सेल। स्फीयरिकल सेल के अंदर अगर हम कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे, मीन्स स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये पॉइंट, ये चीज़ क्या शो कर रहा है, इनसाइड मीन्स विद इन द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। अब गॉसियन सरफेस हॉल स्फीयर के हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया है, ये हमारा स्फीयरिकल सेल है, इसमें एक डॉटेड लाइन से गॉसियन सरफेस को दिखाया है, उस पर एक सरफेस एरिया ले लिया गॉसियन। अब यहाँ पे हमने गॉस थ्योरम लगा दिया, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली सरफेस इंटीग्रल ई डी एस वेक्टर इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, ये वाला जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है क्योंकि चार्ज बाहर की तरफ है, तो इन साइड वाला जो डॉटेड एरिया है ये कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है, तो Q इनक्लोज यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0, मीन्स कोई चार्ज नहीं इनक्लोज करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा आपका, सॉरी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा टर्म, ये 0 हो जाएगा क्योंकि Q इनक्लोज 0 है। दैट्स वाई यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। मीन्स इन साइड चाहे सेंटर पे, सेंटर से लेके सरफेस तक जाने में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आपको 0 मिलने वाली है। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ पे हमने दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक फील्ड क्या है, ये सेंटर है स्फीयर का, सेंटर से यहाँ ओरिजिन पे दिखाया है सेंटर को, यहाँ से यहाँ तक 0 है। फिर जैसे सरफेस पे पहुँचे फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो गई, फिर सरफेस से जैसे सरफेस से दूर जाते जाएंगे, मीन्स स्फीयर से दूर जाते जाएंगे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता जाएगा। ये ग्राफ बच्चों इस साल भी एग्जाम में पूछा गया था, 1 मार्क्स में ग्राफ ड्रॉ करना था, ये शेप होता है ग्राफ का, और इसमें जो रिलेशन आता है तो बीच में तो आपके 0 आएगा, उसके बाहर साइड जो आएगा ये आएगा, तो 0 को यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया है तो ये 0 इधर दिखाएंगे, मीन्स यहाँ ओरिजिन से सेंटर से लेके सरफेस तक 0, फिर ये सडन वैल्यू बढ़ गई, इतना आ गया यहाँ पे सरफेस पे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ये डिक्रीज करती जाएगी इनवर्ट, दैट इज 1/r² के 1/r² की, या r² की आप बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में स्क्वायर के डिक्रीज करती जाएगी बच्चों। तो ये था हमारा प्लेन सरफेस। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जो आपको नोट करने हैं, ये है आपको नोट करना है, फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, तो इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। एट द स्फीयर मीन सरफेस ऑफ द स्फीयर ये हो जाएगा, और सरफेस के बाहर, सरफेस से दूर जाते जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी बच्चों। नाउ अब इसमें जो लास्ट एप्लीकेशन है यूनिफॉर्मली, ये आपका यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग
सॉलिड स्फीयर। अभी इसके पहले बच्चों हमने देखा कि हमारा आपका जो स्फीयर लेते थे वो क्या था, हॉलो था। थिन, थिन मतलब हॉलो होगा, यहाँ पे हॉलो से मतलब है। सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ, सॉलिड है वो, मीन्स बीच में खोखला नहीं है, कम्प्लीटली वो फिल्ड है, मीन्स स्फीयर। जैसे आपके कोई भी सॉलिड बॉल ले लो, सॉलिड बॉल चाहे मेटल की बॉल ले लो, उसके अंदर या बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसमें केस फर्स्ट हम लेंगे एट अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, जो जैसा कि पहले कैलकुलेट किए थे फर्स्ट वाले, इसके पहले वाले केस में वैसे कंसीडर करके करेंगे। इसी तरीके से सेम एक्सप्रेशन आएगा सब कुछ, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, उसी तरीके से करते जाओ, ये आपका आता जाएगा। ये फाइनल एक्सप्रेशन वही आएगा, मीन्स आउट ऑफ द स्फीयर वही जो इसके पहले वाला थिन स्फीरिकल सेल वाला ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आए। केस अगर इसमें सेकंड देखें एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो वही आएगा फॉर्मूला बच्चों वहाँ पे जो हमने पहले देखा था, मीन्स सरफेस पे और सब सरफेस के बाहर वही आएगा। ओके अब इसमें जो इसका केस थर्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये सॉलिड है बच्चों, ये अगर हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस से लिया है, अब अगर इसके पूरे वॉल्यूम पे सॉलिड है तो वॉल्यूम 3D की बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी इसमें 3D है, तो इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज इनक्लोज है। अगर क्यू इनक्लोज या क्यू चार्ज, अगर यहाँ पे हम माने क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अब जो ये गॉसियन सरफेस ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला तो क्यू इन जो टोटल चार्ज से कम चार्ज इनक्लोज करेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अगर हम यहाँ पे थ्योरम लगा दें, गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा गॉस थ्योरम से। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने गॉस थ्योरम से, ये लग गया बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्यू इनक्लोज, यहाँ पे देखो क्यू इनक्लोज इतने वॉल्यूम पे चार्ज है, तो अब हमें कितना निकालना है गॉसियन सरफेस वाले पे, इसका यूनिट पे निकाल लेते हैं। यूनिट पे निकाल के हम देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट वॉल्यूम पे ये होगा। अब इतने वॉल्यूम पे जो गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर हमने लिया, इतने वॉल्यूम पे कितना होगा, क्यू इनक्लोज डैश से इसको बताया है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, क्यू इनक्लोज इक्वल टू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। ये रिलेशन आ गया क्यू इनक्लोज का। तो बच्चों यहाँ पे क्यू इनक्लोज की वैल्यू हम रख देंगे क्यू अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू रखेंगे क्यू इनक्लोज की। बाकी प्रोसीजर बाकी सब कुछ वही रहेगा, यही कि इनक्लोज डैश की वैल्यू समझना था, इसको रखा है हमने यहाँ पे, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इनसाइड मीन्स सॉलिड स्फीयर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे एक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला, मीन्स रेडियस के जो हम सेंटर से, जैसे सेंटर पे आर इक्वल टू 0 रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाएगी। आर इक्वल टू 0, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी बच्चों, ये जैसे हमने सेंटर पे 0 दिखाया है, सरफेस तक जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगी, या सरफेस पे क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद सरफेस से फिर जैसे आगे जाएंगे, आगे जाते जाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये तो हमारी सरफेस पे आ गई, उसके आगे जाते जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। वो कितनी होगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट आर इज़ ग्रेटर देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तब इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जो कि एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। ग्राफ यहाँ पे हमें समझना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे दिखाएं, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएं, तो ये वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आर डिस्टेंस है, सेंटर पे 0, तो सेंटर से सरफेस तक आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर से सरफेस तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मीन्स लीनियरली वेरी कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सरफेस पे हो गई हमें मैक्सिमम मिल गई, ये मिल गया, फिर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो कि थिन स्फीयर में सेम था। बस थिन और सॉलिड स्फीयर में यही है कि थिन में बीच में 0 होता है, मीन्स स्फीयर के अंदर 0 होता है विद इन द स्फीयर, बट थिक में ऐसा नहीं होता। थिक में जैसे थिक सिलेंडर मीन्स थिक सिलेंडर की बात करें या थिक स्फीयर या सॉलिड स्फीयर की बात करें, उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती विद इन द स्फीयर,
उसकी वैल्यू होती है वो लीनियरली वेरी करता है। आउटसाइड तो थिन और थिक स्फीयर दोनों सेम होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, बट थिन में जीरो होता है इनसाइड और थिक में इनसाइड जीरो नहीं होता, वो लीनियरली वेरी करती है। तो ये ग्राफ बच्चों अच्छे से समझ लो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ड्रॉ, तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो, दिमाग में बैठा लो कि ये रिलेशन आता है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो यहाँ ये आपका गॉस एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, गॉस एप्लीकेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।